सकते हैं। अब अनिका आगे कहती है, फिलहाल तुम दोनों जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ। इतना कहने के बाद वो खामोश हो जाती है। ये सुनकर जहाँ प्रीति सवाल भरी निगाहों से अनिका की तरफ देखती है, वहीं भूमि की आंखों में हैरानी दिखाई देती है और वो पूछती है, मतलब? अनिका जवाब देती है, मतलब ये कि इन तीनों का मारवा हाउस में वक्त पूरा हो चुका है। अनिका फिर चुप हो जाती है। भूमि से ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता और वो कुछ झुंझलाते हुए कहती है, क्या तुम पूरी बात एक बार में बता सकती हो? वक्त पूरा हो गया मतलब क्या हम उन्हें मारवा हाउस से कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, या वो दोनों अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें मारवा हाउस में पूरी करने वाली हैं? अनिका जवाब देती है, दोनों नहीं, वो तीनों। इसके बाद अनिका कौटिल्य की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम से पहले उनका संदेश हम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें अलर्ट रहना होगा। वो हर हाल में इन तीनों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। कौटिल्य बदले में जवाब देता है, जी मैडम। इसके बाद अनिका भूमि की तरफ देखती है और कहती है, दमयंती देवी अब इन्हें और ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रहने देगी। जैसा कि सौम्या का कहना है कि वो दमयंती देवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अनिका फिर एक पल के लिए चुप हो जाती है और कुछ सोचकर दोबारा कहती है, बात सिर्फ ये नहीं है कि ये तीनों उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। बात यह है कि सौम्या उसे बचपन से जानती है, इसलिए हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि उसका अनुमान बिल्कुल सही होगा और उसी के अनुमान के आधार पर हमें आगे की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। अब भूमि पूछती है, क्या अभी भी दमयंती देवी की इतनी हिम्मत है कि वो मारवा हाउस की तरफ आंख उठाकर देख सके? अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, इतनी हिम्मत उसमें पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब भूमि परेशान होते हुए कहती है, क्या तुम पूरी बात एक बार में बताओगी? अनिका जवाब देती है, नहीं, कुछ सस्पेंस अच्छे होते हैं, तुम्हें इंतजार करना होगा। अब भूमि जवाब देती है, लेकिन तुम्हारे सस्पेंस हमेशा खतरनाक होते हैं या फिर बड़े भारी शौक। फिर एक पल तक खामोशी छाई रहती है। फिर भूमि कहती है, चलो ठीक है, सस्पेंस या शौक तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल जब हमें ये पता होगा कि आगे क्या होने वाला है तब हम आगे की तैयारी करेंगे। अगर कुछ और नहीं बताना चाहती तो यही बता दो कि आगे के लिए क्या तैयारी करनी है। अनिका कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचने लगती है। तब रोहित अनिका से पूछता है, क्या तुम सच में इन्हें दमयंती देवी को लौटाओगी? अनिका जवाब देती है, हम कितनी भी ईमानदारी से इन्हें वापस करने की कोशिश करें, लेकिन दमयंती देवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो कोई न कोई ऐसा दांव जरूर खेलेगी जिसका फायदा उठाकर हमें इन तीनों को वहां पहुंचने से पहले ही खत्म करने का मौका मिल जाएगा। अब भूमि अनिका की बात को पूरा करते हुए आगे कहती है, और अगर दमयंती देवी मौका नहीं देगी तो हमें वो मौका बनाना होगा। तुम यही कहना चाहती हो ना? अनिका जवाब देती है, हाँ बिल्कुल सही, और यही हमारी तैयारी है जो तुम्हें करनी है। अब भूमि जवाब देती है, तैयारी तो हम तब करेंगे जब हमें ये पता हो कि किन शर्तों पर हम इन्हें वापस भेज रहे हैं। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि जब पूरी बात ही नहीं मालूम तो आगे की चाल कैसे सोची जाए। फिर एक पल चुप रहकर भूमि कहती है, सच कहूँ तो मैं ये सोचकर भी काफी परेशान हूँ कि तुम्हें उसे दमयंती देवी से क्या हासिल हो सकता है। मुझे ऐसी कोई चीज याद नहीं आती जिसकी तुम्हें कमी हो या फिर जो इस पूरी दुनिया में तुमसे अधिक किसी और के पास हो। सिर्फ रोहित इस बात को ठीक तरह से समझ पा रहा था कि किन शर्तों पर ये तीनों वापस जाने वाली हैं। वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि ये बराबरी का सौदा नहीं है। अनिका को दमयंती देवी से जो चाहिए उसके बदले में वह 3 गुना दमयंती देवी को अदा करने वाली है। अनिका चाहती तो साफ साफ शब्दों में कह सकती थी कि वो आकाश के बदले में ये सौदा करेगी, लेकिन जब तक आकाश उसे वापस नहीं मिल जाता तब तक वो खुलकर इस सच के बारे में किसी को कुछ भी बताना उचित नहीं समझती। अब अनिका भूमि की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहती है, तुम बस इतना समझ लो कि हम में से जिसकी जो क्षमता है उसे धार देकर हम सभी दमयंती देवी का सामना करने वाले हैं। हमें बस ये कोशिश करनी है कि हमें किसी भी तरह से जान की हानि न झेलनी पड़े और दमयंती व उसके साथियों में से कोई वापस जिंदा न जाने पाए। इस सौदे के दौरान इन 3 नमूनों के बदले हमें हमारे काम की एक चीज मिलेगी। वो बेहद महत्वपूर्ण है जिसे सुरक्षित हमें वापस लेकर आना है। ठीक इसी वक्त चिराग मेहता यहाँ पहुँच जाता है। सबसे पहले अनिका की निगाह चिराग पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो जरूर रोहित से मिलने आया होगा। चिराग उनके करीब पहुंचने के बाद सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर चिंतित स्वर में रोहित से कहता है, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? रोहित जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही ये घाव भर जाएगा। अब चिराग रोहित से कहता है, सर अनिका मैडम के भाई आकाश गुलेरिया का पर्सनल वकील विक्की उनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर अनिका हैरानी से चिराग की तरफ देखती है, फिर एकदम धीमी आवाज में मानो खुद से ही कहती है, विक्की? रोहित तुरंत अनिका से पूछता है, क्या ये वही विक्की है? अनिका बदले में गर्दन हाँ में हिला देती है और उसके बाद रोहित और अनिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अब इसे क्या काम आ गया। फिर कुछ सोचकर अनिका कहती है, उसे अगले हफ्ते किसी ठीक वक्त पर बुला लो, मेरे पास अभी उससे मिलने का वक्त नहीं है। चिराग कहता है,
मैडम, उसका कहना है कि उसे कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसने कहा है कि मैं आपसे कहूं कि जिसका आप इंतजार कर रही हैं वो सूचना उसी के पास है। अब रोहित और अनिका एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अनिका खामोश हो जाती है। अब रोहित चिराग की तरफ देखते हुए कहता है, उसे बुला लो, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट रहना। चिराग मेहता जी सर कहकर वहां से लौट जाता है। इसके बाद फिर एक बार खामोशी छा जाती है। सभी के लिए अपने अपने सवाल महत्वपूर्ण थे, साथ ही सभी की उलझनें भी अलग अलग थी। प्रीति इस बात में उलझी हुई थी कि राजश्री क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों। वहीं भूमि की उलझन निपुण मीना और लच्छो को लेकर थी, तो कौटिल्य किसी और ही सोच में था। अनिका के लिए इन सभी बातों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था आकाश। दमयंती देवी की 3 कीमती मोहर उसके पास होने के बाद भी अनिका की उनमें कोई रुचि नहीं थी। सवाल ये था कि क्या वो तीनों अनिका को फिजूल जान पड़ रही थीं? यदि हाँ तो क्यों? या दमयंती देवी से निपटने के लिए अनिका ने कुछ और ही सोच रखा था? सामान्य स्तर पर भी देखा समझा जाता तो इन तीनों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती थी, जो दमयंती देवी की जड़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त होती, शायद उसकी जड़ों को उखाड़ने के भी काम आती। जब सभी गहरी सोच में थे, तब रोहित अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है, मुझे लगता है कि सभी के पास तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वो अनिका की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में सवाल करता है, क्या तुम यहाँ रुकोगी या यहाँ से चलना है? अनिका अपनी पलकें हिलाकर रोहित को जवाब देती है कि वो उसके साथ आ रही है। उन दोनों का वहाँ से जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि असली तैयारी उन्हीं के निर्देशों के अनुसार की जानी थी। अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, तुम किसी गहरी सोच में हो? क्या कुछ कहना या पूछना चाहते हो? ये सुनकर कौटिल्य भी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर संकोच करते हुए कहता है, मैं काफी समय से घर नहीं गया, बस इसी बारे में सोच रहा था। कौटिल्य की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, मैं अब्दुल से कह देती हूँ, वो पूरी सुरक्षा के साथ बिना किसी को खबर हुए तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद कर देगा। अब कौटिल्य कहता है, मैं उनके साथ ही वापस भी आ जाऊंगा, मैं उनसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलने जाना चाहता हूँ। अनिका कहती है, जरूर जाओ, मैं तो कहती हूँ कि इस बार भूमि को भी साथ ले जाओ, ये भी यहाँ पे परेशान हो रही होगी, बाहर की हवा खाएगी तो अच्छा लगेगा। अनिका की इसी बात पर प्रीति झट से बीच में कूदते हुए कहती है, हाँ अनिका दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसी बहाने इनका कुछ गुस्सा भी कम होगा। लगातार एक ही जगह पर टिके रहने और काम का बोझ ज्यादा होने से इनकी फ्रस्ट्रेशन काफी बढ़ गई है। प्रीति की इस बात पर भूमि इसे तेज निगाहों से देखती है। प्रीति उतनी ही तेजी से अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए अनिका के पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और भूमि से अपना बचाव करती है। इसके बाद रोहित और अनिका वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ कौटिल्य, भूमि और प्रीति तीनों मीठी नोक झोंक में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल वहां पहुंचता है और कौटिल्य से कहता है, सभी इंतजाम हो गए हैं, तुम अभी निकल सकते हो। कौटिल्य भूमि की तरफ घूमते हुए पूछता है, क्या तुम साथ आ रही हो? भूमि कुछ सोचती है और उसके बाद कहती है, ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। दरअसल भूमि जानना चाहती थी कि वो कौन सा घर है जिसकी याद कौटिल्य को सता रही है और वो कौन है जिनसे वो मिलना चाहता है, क्योंकि भूमि अच्छी तरह जानती थी कि अपना कहने के लिए कौटिल्य के आगे पीछे कोई नहीं। फिर उसकी जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में वो नहीं जानती। वैसे भी वो जल्द से जल्द कौटिल्य के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसका पूरा का पूरा ध्यान दमयंती देवी से संबंधित मिशन पर लगा हुआ था। सौम्या का सच वो जान चुकी थी, लेकिन निपुण, लक्ष्मी, मीना और लच्छो के बारे में वो और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। लेकिन कौटिल्य के स्वयं पूछने पर वो इनकार करना ठीक नहीं समझती। अंततः वो कौटिल्य के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। भूमि कौटिल्य को जवाब देती है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं चेंज कर लेती हूँ। कौटिल्य कहता है, अगर तुम चेंज करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पर किसी से भी अनजान हो, तुम ऐसे भी अच्छी लग रही हो। अब प्रीति, जो कि अभी भी वहीं मौजूद थी, उन दोनों को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो कहती है, वैसे तो भूमि दी, कौटिल्य भैया की बात बिल्कुल सही है, आप हर ड्रेस में अच्छी लगती हैं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, मान गए भैया, वैसे किसी ने सच ही कहा है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, और भला भूमि दी, आपको हर हाल में कैसे खूबसूरत नहीं लगेंगी, आखिर मामला ही ऐसा है। अब भूमि प्रीति की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए कहती है, आज तुम जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। प्रीति और भूमि की नोक झोंक को रोकने के लिए कौटिल्य कहता है, प्रीति, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। भूमि अपनी जगह पर ही रुक जाती है और कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि इसकी फालतू की एनर्जी को काम चाहिए, न कि हमारा साथ। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम्हें साथ चाहिए तो अपने साथी के पास जाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग को भी कुछ शांति मिले। ये कहकर भूमि कौटिल्य का हाथ पकड़ते हुए वहां से जाने के लिए चल पड़ती है।
भूमि के जाने के बाद प्रीति के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने कंधे उचकाती है और आंखें बंद कर लेती है। ये सिर्फ भूमि और कौटिल्य के लिए नहीं थी, बल्कि ओंकार के बारे में सोचकर थी। वो पिछले काफी घंटों से ओंकार से मिल भी नहीं पाई थी। ये सही मौका था, इसलिए वो भी ओंकार से मिलने के लिए चली जाती है। मारवा हाउस में विक्की की एंट्री। यहाँ मारवा हाउस में विक्की की एंट्री हो चुकी थी। अब्दुल बड़ी सावधानी से उसे लेकर मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर सिर्फ अनिका और रोहित मौजूद थे। रोहित रूम में सामने की तरफ रखी हुई एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके ठीक बाईं तरफ अनिका मौजूद थी। अब्दुल विक्की को रूम में अंदर तक छोड़ने के बाद वापस रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। विक्की को देखने के बाद भी रोहित और अनिका में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठता। विक्की को उनसे इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा थी। वो आगे बढ़कर औपचारिकता निभाते हुए रोहित को हेलो सर और फिर अनिका की तरफ देखते हुए हेलो मैडम कह देता है। रोहित विक्की को अपने हाथ से कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करता है। विक्की थैंक यू बोलकर बैठ जाता है। ठीक तरह से सेटल हो जाने के बाद विक्की कहता है आई होप आप दोनों अच्छे होंगे। मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अनिका और रोहित दोनों ही अपना एटीट्यूड कैरी करके खामोश बैठे उसे देख रहे थे। विक्की रोहित की तरफ देखते हुए कहता है वो जानती है कि उसकी त्रिमूर्ति आपके पास है। वो उनके बदले में कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्लीज आप उन्हें वापस कर दीजिए। अब रोहित कहता है तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन जानती है कौन सी मूर्तियां? अब विक्की जवाब देता है मैं आपसे किसी भी तरह जीत नहीं सकता, चाहे वो बातचीत ही क्यों ना हो। आप जो कहेंगे मुझे उसी को सच मानना होगा और यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। लेकिन इस तरह सिर्फ समय की बर्बादी होगी। वो तीनों आपके किसी काम की नहीं। कुछ छोटी मोटी सूचनाओं को हासिल करने के अलावा उनसे और कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इतने समय में उनसे जानने लायक हर बात पता लगा चुके होंगे। अगर मिस्टर रोहित मारवा ने उन्हें अभी तक जिंदा रखा है तो इसके पीछे कोई मकसद भी जरूर होगा। इसके बाद विक्की अनिका की तरफ देखते हुए कहता है अगर वो मकसद सौदा करना है तो फिर अधिक देर करने का क्या फायदा। इतना कहने के बाद विक्की चुप हो जाता है। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित बिल्कुल हल्के से अपनी पलकें और गर्दन हिलाकर अनिका को हाँ में इशारा करता है, जिसका मतलब था कि अनिका अपने हिसाब से इस मुद्दे को डील करे। कुछ पलों की खामोशी के बाद अनिका कहती है ये हैरानी का विषय नहीं है, लेकिन काफी अटपटा जरूर है कि तुम उसके लिए काम करते हो। तुमने दोस्त बनकर उसे दगा दिया जो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था। इससे पहले कि अनिका और कुछ कह पाती विक्की लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, यहाँ तक कि सफाई भी नहीं दे सकता। मैं सच में नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है और कैसे। मैं क्या कोई भी नहीं जानता कि वो कब क्या करने वाली है। जो कुछ भी हुआ वो मेरी इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर मुझे आपका दिया हुआ हर इल्जाम मंजूर है। जानबूझकर या अनजाने में गलती तो मुझसे ही हुई है। अब अनिका कहती है मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुमने क्या किया और क्यों किया। मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल आई हूँ। इस वक्त तुम यहाँ सौदा करने आए हो तो सौदे की ही बात करते हैं। अब विक्की अनिका की तरफ खामोशी से देखने लगता है। 2 पल का वक्त लेने के बाद अनिका कहती है सौदा बराबरी का होना चाहिए। उसे कहो कि एक के बदले में कोई एक ही मिलेगा। वो खुद चुन ले कि उसे क्या चाहिए। विक्की कहता है वो कभी नहीं मानेगी, उसे वो तीनों चाहिए। अब अनिका कहती है तो फिर हमें कोई सौदा नहीं करना, वैसे भी हमें कुछ दे सके उसकी इतनी हैसियत नहीं। विक्की खुद ये सोचकर काफी हैरान और परेशान था कि दमयंती देवी बदले में उस अनिका को क्या ही दे सकती है, जिसके पास न धन की कमी है ही बल्कि यहाँ तक कि योग्यता में भी उसकी टक्कर में कोई नहीं। एक बार फिर से वो यही सोचने लगता है, लेकिन अनिका की आवाज सुनकर वो अपनी सोच में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। अनिका आगे कहती है जैसे हमें ये 3 हासिल हुई हैं और भी बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे पहले कोई नहीं बचा, आगे भी इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब विक्की कहता है ऐसा मत करो, ऐसा करने से सिर्फ तबाही होगी। वो जीते या हारे ये बात की बात है, लेकिन उसके लिए किसी की जिंदगी का कोई मूल नहीं। जिन्हें वो मांग रही है वो भी उसके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अभी उसके लिए फायदेमंद हैं। यदि इनका विकल्प उसके पास होता तो वो कभी आगे बढ़कर सौदा नहीं करती। लेकिन यदि एक बार उसने मन में ये ठान लिया कि उसने इन तीनों की बलि दे दी तो उसके बाद न जाने वो क्या करेगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि खामोशी से अपने मकसद को अंजाम दो। उसे मैदान में आकर लड़ने के लिए मत ललकारो। वो जो मांग रही है उसे दे दो। हालांकि अनिका को दमयंती देवी से कोई डर नहीं था और ना ही उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये उसके भाई की जिंदगी का सवाल था, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। अगर उसे आमने सामने से लड़ना होता तो वो कब का लड़ चुकी होती। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली अनिका ने इतने समय तक रुक रुक कर जाल बिछाया, जो कि उसकी प्रवृत्ति में नहीं था।
अब दमयंती देवी उसमें पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब तक अनिका इंतजार ही सिर्फ इसी बात का कर रही थी कि खुद दमयंती देवी सामने से आकर उसे आकाश को सौंप दे, और अब वो वक्त आ चुका था। भला अब अनिका पीछे कैसे हटने वाली थी। बस वो इतनी आसानी से हाँ करके ये नहीं जताना चाहती थी कि वो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब अनिका बड़े ही आराम से कहती है, तुम एक समझदार इंसान हो, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं, तुम उसमें से कोई एक चुन लो, चाहे तो तुम वक्त भी ले सकते हो, तय करके बाद में बता देना। विक्की कहता है, बोलिए। अनिका आगे कहती है, तुम्हें उन तीनों में से कोई दो ही मिलेंगे, कोई एक जोड़ा तुम्हें चुनना होगा। ये दो जोड़े इस प्रकार हैं, ऑप्शन 1 निपुण और लच्छो, ऑप्शन 2 निपुण और सौम्या। विक्की अनिका के बीच में ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका उसे अपना हाथ आगे करके चुप रहने का इशारा करती है और आगे अपनी बात को जारी रखती है। वो चाहे जो भी जोड़ा चुने, हम पहले जोड़े की एक मूर्ति को उसकी तरफ भेजेंगे, उसके बाद बदले में मुझे जो चाहिए वो हमारी तरफ भेजेगी। मुझे क्या चाहिए ये उसे खुद समझना है। अगर उसने मेरी इच्छा की चीज नहीं भेजी तो हम उसी वक्त इस डील को कैंसिल करके वहां से लौट आएंगे और फिर मैं उसकी बाकी की दोनों मूर्तियों को तोड़ दूंगी। यदि उसकी भेजी हुई चीज मेरी इच्छा के अनुसार हुई तो मैं खुशी से जोड़ी की दूसरी मूर्ति उसकी तरफ भेज दूंगी। अब विक्की फिर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका एक बार फिर से अपना हाथ आगे करती है और कहती है, बस इसके आगे हमें ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है, जाकर उससे बात कर लो, उसका जो भी जवाब हो वो तुम हमें बता देना। ये डील आज रात ही होगी, उसके पास तय करने के लिए वक्त काफी कम है। अब रोहित भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद विक्की अपनी जगह पर बैठा रह जाता है और रोहित अनिका के साथ बाहर चला जाता है। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद विक्की के पास भी वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे भी ज्यादा समस्या की बात ये थी कि अब वो दमयंती देवी को क्या जवाब देगा, क्योंकि जो डील वो यहाँ करने आया था उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका था। दूसरी ओर वो खुद भी यह सोचकर काफी परेशान था कि दमयंती देवी किसे चुनेगी, और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल उसके दिमाग में यह था कि दमयंती देवी अनिका को बदले में क्या देगी जिससे कि अनिका खुश हो जाए। उधर भूमि और कौटिल्य अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। भूमि हैरान होते हुए कौटिल्य की तरफ देखती है और पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कौटिल्य भूमि से कहता है, बस थोड़ी देर रुको, सब समझ आ जाएगा। इसके बाद वो भूमि को गाड़ी से बाहर आने का इशारा करता है। भूमि सकचाते हुए बाहर आ जाती है और कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं वापस जा रही हूँ। जैसे ही भूमि दोबारा से गाड़ी की तरफ घूमती है तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, भूमि, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ही तुमने यहाँ आने में इतना वक्त लगा दिया और अब बिना मिले ही वापस जा रही हो। क्या अपने दोस्त की मॉम अपनी मॉम जैसी नहीं होती? वो क्या चला गया? तुमने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया। ये सुनते ही भूमि के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं और वो धीरे से वापस उसी ओर घूम जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी। उसकी अपनी माँ की उम्र की एक स्त्री जिसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। ये और कोई नहीं, उसके शहीद दोस्त की माँ नैना थी। उसके पास आते ही भूमि अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहती है, आंटी जी नमस्ते। इसके बाद रुक रुक कर अटक अटक कर अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरी पोस्टिंग भी दिल्ली में नहीं थी। अब नैना कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कैसा है मेरा बेटा? ऐसा कहने के बाद वो कौटिल्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों से छूती है और फिर हाथों को कंधों से नीचे करते हुए कौटिल्य की हथेलियों तक ले आती है। फिर आगे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकते हो। यह सुनकर और देखकर भूमि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि इन सभी चीजों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे। इसके बाद नैना भूमि की तरफ पलटती है और उसे जवाब देती है, मैं ऐसी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों नहीं आई, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ऐसा कहकर वो भूमि का हाथ पकड़ती है और अंदर ले जाती है। कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद नैना मुस्कुराकर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ जाकर उनसे मिल लो, वो तुमसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने तुम्हें कितनी बार कहा है लेकिन तुम समझते ही नहीं। अब इतने दिन तक गायब रहोगे, वो भी बिना किसी को कोई खैर खबर दिए, तो अब खुद ही झेलो। इस बार मैं बिल्कुल भी बीच में आने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरी भूमि के साथ बिजी हूँ। इतना कहने के बाद वो भूमि को ले जाकर घर के डाइनिंग हॉल में रखे हुए सोफों पर बैठ जाती है। भूमि अभी भी सदमे में थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने क्या चल रहा है। इसके कुछ देर बाद वो खुद को संभालकर हिम्मत करके पूछती है, आंटी जी वो कौटिल्य। इसके आगे भूमि खामोश रह जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है पर शब्द बाहर नहीं आते। अब नैना भूमि की उस बात का जवाब देती है जो वो पूछना चाहती थी, हाँ मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं। तुम जो कहना चाहती हो वो हमें पहले ही मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अभी तक गिल्ट में हो, पर बेटा एक बात बताओ,
अगर तुम्हारी जगह उसका कोई और साथी होता, तुम एक लड़की हो, अगर कोई लड़का साथी भी होता तो क्या वो अपनी ड्यूटी से पीछे हटता? उसने जो तुम्हारे लिए किया, क्या वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करता? यह सुनकर भूमि गहरी सोच में पड़ जाती है। भूमि के चेहरे के हाव भाव देखकर नैना अपनी जगह से उठती है और सामने की टेबल से एक गिलास पानी लेकर भूमि की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सिर्फ अपने ऑफिसर साथी के लिए नहीं, बल्कि कोई आम नागरिक भी होता तब भी वो यही करता। देश की सेवा करना, देश के लिए शहीद हो जाना उसका बचपन का सपना था। और देखो, जैसे ही उसे पहला मौका मिला, उसने दूध के कर्ज को भूलकर अपनी मिट्टी के कर्ज को चुकाना बेहतर समझा। इसमें तुम्हारी या कौटिल्य की कोई गलती नहीं। जैसे तुम्हारी जगह वहाँ कोई और हो सकता था, वैसे ही कौटिल्य की भी जगह वहाँ कोई और हो सकता था। अब भूमि पानी के गिलास से धीरे धीरे पानी पीने लगती है, मानो इस पानी के सहारे अपनी आंखों के पानी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। पानी खत्म करने के बाद वो गिलास को वापस मेज पर रखती है और अपनी दोस्त की माँ की आंखों में झांकने लगती है। नैना की आंखों की सच्चाई देखकर वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है, एक माँ में ऐसी समझ और सहनशीलता मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपसे मिलकर समझ में आता है कि वो क्यों ऐसा था। इतना कहने के बाद भूमि फिर खामोश हो जाती है। भूमि की इस बात के बदले नैना सिर्फ प्यारी सी मुस्कान देती है। कुछ पलों के बाद भूमि दोबारा कहती है, लेकिन ये कौटिल्य यहाँ कैसे, और उसने इस घर को अपना घर क्यों कहा? अब नैना जवाब देती है, सिर्फ इस घर को नहीं, उसने तुम्हारे दोस्त की हर जिम्मेदारी को अपना लिया। देखो हम कितने खुशनसीब हैं, हमारा एक बेटा चला गया तो अपने पीछे से हमारे लिए अपनी ही उम्र का दूसरा बेटा छोड़ गया। कौटिल्य यहाँ माफी मांगने आया था। ये करीब 5 साल पहले की बात है, लेकिन हम उसे माफ तब करते जब हमारी नजरों में वो दोषी होता। तब से लेकर अब तक उसने बेटे होने का हर फर्ज निभाया है। भूमि, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। मैंने कितनी बार उससे कहा कि तुम्हें सब सच बता दे। मैंने खुद कितनी बार चाहा कि अगर तुम मुझे मिलो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूं। एक पल के लिए खामोश होकर भूमि के चेहरे को देखते रहने के बाद नैना अपनी बात को पूरा करती है, लेकिन देखो, इन सब बातों को कितना वक्त बीत गया, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पहुंची गई। और अब मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि बेटा, जब उसे हमने कसूरवार नहीं समझा तो तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद किए लेती हो? वो बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह का जीवन साथी मिलना आसान नहीं। पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया। एक माँ अपनी संतान से अधिक प्यार शायद ही किसी को कर पाती है। वो हम सभी से बहुत प्यार करता था। अब अगर उसे लगेगा कि हम सब उसके जाने के बाद दुखी हैं, तो उसे उसकी शहादत खुशी नहीं देगी। अपनी फर्ज के लिए इतना बड़ा काम करने के बाद खुश होने पर उसका अधिकार है, हमें उसे वो छीनना नहीं चाहिए। इसके बाद नैना एक पल के लिए चुप हो जाती है। भूमि गहरी सोच में चली जाती है। नैना भूमि से पूछती है, मैंने जो कुछ कहा क्या तुम्हें वैसा करना सही नहीं लगता? भूमि नैना की बात सुनकर उसके गले लग जाती है और एक शब्द नहीं बोल पाती। फिर फूट फूट कर रोने लगती है। नैना प्यार से उसके सिर और कमर पर हाथ फेरती है और उसे चुप कराती है। इसके बाद अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहती है, तुम जाकर अपना प्यारा सा चेहरा साफ कर लो, मैं खाना लगवा देती हूँ। आज तुम दोनों बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो, सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। मारवा हाउस। अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड जाती है और सीधा लच्छू के कैबिन में जाकर बड़ी ही सावधानी से अपने हाथ में छुपाकर पकड़ी हुई एक सिरिंज उसकी बाजू पर चुभा देती है। धीरे से सिरिंज के अंदर भरी हुई सारी दवाई लच्छू के शरीर में पहुंच जाती है। कुछ पलों के लिए अनिका उसकी आंखों के सामने खामोश खड़ी रहती है, फिर उससे कहती है, तुमसे सच उगलवाने के और भी कई तरीके मेरे पास हैं, लेकिन फिलहाल वो सब करने का मेरा मूड नहीं। मेरे पास वक्त भी कम है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ खास नहीं जानना, बस इतना बताओ कि दमयंती देवी, तुम दोनों में, मेरा मतलब है कि निपुण मीणा और लच्छू के बीच में फर्क कैसे पता लगाती है? लच्छू के कान में अनिका की आवाज पहुंच रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था। सामने मौजूद चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सब कुछ अपने नियंत्रण से बाहर लग रहा था। उसे जान पड़ रहा था कि उसका खुद पर से नियंत्रण छूट रहा है। वो एक शब्द नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन न जाने किस तरह वो तोते की तरह हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हो रही थी। अनिका करीब 5 मिनट तक पूछताछ करती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि दमयंती देवी के साथ उसकी डील आज रात ही होगी। दमयंती देवी इस मामले में किसी तरह की कोताही बरतने वाली नहीं है। इसके बाद अनिका एनी को कांटेक्ट करती है। एनी कहती है, हेलो मैडम, बताइए मैं इस वक्त आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अनिका कहती है, इट्स एक्शन टाइम एनी। अभी तुम्हारे पास कई घंटे हैं, अभी बस तुम्हें छोटी मोटी तैयारियां करनी है। एनी जवाब देती है, जी मैडम हो जाएंगी, आप बताइए मुझे क्या करना है। इसके बाद अनिका एनी को समझा देती है कि उसे क्या चाहिए। दमयंती देवी का किला। अब तक दमयंती देवी को अनिका का जवाब मिल चुका था। वो भी आज रात की तैयारी में जुटी हुई थी। कभी वो अपने सिपाहियों के किसी जत्थे को बुलाती और उसे कोई आदेश देती, तो कभी दूसरे गुट को बुलाकर उन्हें कुछ समझाने लगती।
वो लगातार इधर से उधर आते जाते हुए दिखाई दे रही थी। रुद्रमा देवी हर वक्त उसके आसपास मौजूद थी। वो जानना चाहती थी कि दमयंती देवी करना क्या चाहती है, लेकिन उसे बीच में रोकने या टोकने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो रूप दमयंती देवी का आज दिखाई दे रहा था वो सामान्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी कहना अपने लिए बिना वजह मुसीबत को न्योता देना था। अंत में दमयंती अपने साइबर सिक्योरिटी टीम को आदेश देती है, वकील को कहो कि वो अनिका से कह दे कि दमयंती देवी ने पहला ऑप्शन चुना है, वो बेफिक्र रहे। दमयंती देवी उसे वही चीज देगी जो उसके अंतर्मन को खुश कर सके। साथ में वकील को ये भी कहो कि वो अनिका से कहे कि मेरी बची हुई तीसरी मूर्ति के बदले में भी उसे कुछ कीमती हासिल हो सकता है। इस डील के बाद वो जब चाहे तब हमारे साथ उस मूर्ति का भी सौदा कर सकती है। हम उसके इंतजार में रहेंगे। वो टीम जी माँ साहब कहकर पीछे की ओर 2 कदम चलकर मुड़ जाती है और वहां से चली जाती है। दमयंती देवी को विश्वास था कि एक बार लच्छो उसके पास वापस आ गई तो सौम्या को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सौम्या का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। अब जब कुछ पलों के लिए दमयंती देवी बिल्कुल शांत हो जाती है, तब रुद्रमा देवी उससे कहती है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम उस गैर जरूरी लड़की के लिए इतनी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार क्यों हुई हो। अगर वो अनिका उनमें से कोई 2 लड़कियां वापस करने के लिए तैयार है तो तुमने सौम्या और लच्छो को क्यों नहीं मांगा। दमयंती देवी रुद्रमा देवी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो स्वाति की संतान अपनी माँ की ही तरह बेहद शातिर है। वो हमारी शर्त कभी नहीं मानेगी, क्योंकि अब तक वो जान चुकी है कि हम हर हाल में उसके साथ समझौता करेंगे। लेकिन उसे लग रहा होगा कि ये हमारे लिए घाटे का सौदा है और उसके लिए फायदे का। लेकिन वो नहीं जानती कि हमारे लिए निपुण मीणा लच्छो से किसी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो अनिका उन तीनों में से कोई 2 चुनने के लिए कहती तब भी मैं निपुण और लच्छो को ही चुनती। रुद्रमा देवी हैरान होकर अधीरता से पूछती है, पर ऐसा क्यों। दमयंती देवी जवाब देती है, क्योंकि निपुण और लच्छो में से असली लच्छो को पहचानना किसी के वश में नहीं। ये काम सिर्फ लच्छो खुद कर सकती है और हम नहीं चाहते कि लच्छो की जगह निपुण हम तक पहुंच जाए और लच्छो वहीं रह जाए। मारवा हाउस। दोपहर लगभग ढल चुकी थी। भूमि और कौटिल्य मारवा हाउस लौट आए थे। सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंचने के बाद भूमि कौटिल्य से कहती है, जब आज मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ जान ही चुकी हूँ तो अब तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानना बाकी है वो भी बता दो।